हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करेंगे एलसीआर सर्किट पर ही। जो पिछला वीडियो था हमने उसमें भी एलसीआर सर्किट के बारे में बात किया था, लेकिन हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हम लोग एलसीआर इक्वेशन और उसका एनालॉग जो मैकेनिकल एनालॉग है उस पर बात की थी। अब अगर उस इक्वेशन का सलूशन हम ले आएँ, और इक्वेशन था कौन? आपको पता है कि ये इक्वेशन वही सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था चार्ज के वेरिएशन में, तो वो वही इक्वेशन था। और उसका एनालॉगस इक्वेशन क्या था? फोर्स्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन जो मैकेनिक्स में है। तो इन दोनों को कंपेयर करते हुए बात किए थे, और सॉल्यूशन किस फॉर्म का होगा। आप जानते हैं कि उस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पैरामीटर थे, जो वेरिएबल थे और जो कांस्टेंट थे, वो सभी को देखते हुए यही बताया था कि जो चार्ज है वहाँ पर, वो चार्ज कहाँ पर है? कैपेसिटर की प्लेट्स पर वो ग्रो कर रहा है, वेरी कर रहा है, एक तरह से कहा जाए। फिर ग्रो कर रहा है, कम हो रहा है, जीरो हो रहा है, फिर रिवर्स हो रहा है उसकी पोलैरिटी। फिर ऐसे ही क्या हो रहा है, ये वेरिएशन साइनसॉइडली चल रहा है टाइम के साथ। तो हम लोगों ने ये देखा था। अब उसका सॉल्यूशन, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर मेथड देखें, प्रोसेस देखें, तो हो सकता है एनालिटिकल सॉल्यूशन भी है, लेकिन हम लोग कौन सा सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे? फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। फेजर डायग्राम की हेल्प से किसके लिए फेजर डायग्राम को ड्रॉ करना है, किसके रिस्पेक्ट में? वोल्टेज और करंट का। यहाँ पर कंपोनेंट हैं सर्किट में, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। उनके क्रॉस वोल्टेजेस क्या हैं? करंट जब फ्लो कर रही है वो भी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है, तो जो इन कंपोनेंट्स के क्रॉस जो वोल्टेजेस हैं उनका करंट के रिस्पेक्ट में फेज क्या है, उनको हम देख लेंगे। तो इस पर हम सीरीज एलसीआर सर्किट पर बात कर रहे थे, और उसके हम फेजर डायग्राम सॉल्यूशन को देखेंगे। सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि अगर हम चार्ज को सॉल्व कर लिए, या ये कहिए कि हम वोल्टेज और करंट के बीच के फेज रिलेशन तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो हम फेजर डायग्राम से ही वहां पर पहुंच जाएंगे। तो वोल्टेज, अगर अप्लाइड वोल्टेज हम देखते हैं कि ये V इक्वल्स Vm साइन ओमेगा t है, तो करंट क्या होगा? करंट का फेज क्या होगा? अगर इस सर्किट में तीनों हैं कंपोनेंट्स, इंडक्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, वो भी सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इसी पर हम बात करेंगे। फेजर डायग्राम हर एक का अलग अलग हम लोगों ने ड्रॉ किया है, और यहाँ पर फिर से हम ड्रॉ करेंगे, और तब हम देखेंगे कि क्या ये सॉल्यूशन बन रहा है। तो हम लोग बात शुरू करें उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अभी और भी वीडियो आने वाले हैं। और अगर पहले से आप चैनल बने हुए हैं तो वीडियो को शेयर करिए और बहुत लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए, और बिल्कुल साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखा करें, और अपने सुझाव ज़रूर भेजें। किसी तरह के चेंज की बात अगर आप सोच रहे हैं तो हमारे तक ज़रूर पहुंचाएं। तो ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं ये रिलेशन। अगर ये एलसीआर सर्किट है, ऐसे थोड़ा सा बना दिया हमने, और यहाँ पर आप जान रहे हैं उस दिन पिछली वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे कि यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो VL है, इसके क्रॉस, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो VC है, और रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है? VR है। ओके, तो इन तीनों वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम क्या होगा? V के इक्वल होगा, या सभी वोल्टेजेस का अलजेब्रिक सम क्या होगा? 0 होगा। ये किरचॉफ्स लूप रूल है। और अगर वेरिएशन को देखें तो इनके फेजेस कैसे होंगे? करंट तो सीरीज है तो करंट तो एक ही होगी। ओके, इस पूरे लूप में करंट एक ही होगी, और वोल्टेज और करंट अपने फेज रिलेशन को मेंटेन करते हुए क्या होंगे? L के क्रॉस, C के क्रॉस और R के क्रॉस होंगे। मीन्स जो कह रहे हैं कि किसी इंडक्टर में अगर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रही है तो डेफिनेटली इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट से π/2 फेज में ऐड होगा। ओके, और जो करंट तो एक ही है सब जगह। जिस समय करंट पीक पर पहुंचेगा और मैक्सिमम होगा
वो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, वहाँ हर कंपोनेंट में करंट एक ही फेज में होगी, एक ही करंट है। तो वोल्टेज लेकिन वो भी अपने रिलेशन करंट के साथ वैसे ही मेंटेन करेंगे कंपोनेंट में जो अलग अलग सर्किट में किया करते थे, उनको सेपरेट सर्किट में जैसे उनका रिलेशन हुआ करता था वही करेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर इंडक्टिव सर्किट में आप देखे थे कि अगर करंट फ्लो कर रही है, साइनोसाइडल करंट चल रही है किसी इंडक्टिव सर्किट में, प्योर इंडक्टिव है, तो वोल्टेज से उसका कैसा रिलेशन था? अगर वोल्टेज का फेज जितना भी है, करंट का फेज उससे π/2 लैगिंग था, पीछे था। तो करंट से वोल्टेज का फेज आगे है π/2 इंडक्टर में, इंडक्टिव सर्किट में या इंडक्टर के क्रॉस। कैपेसिटर के क्रॉस क्या है? यही उसका उल्टा है। कैपेसिटर में जो करंट है, कैपेसिटर से होकर के जो करंट है वो फेज में अहेड है कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज से। तो जो यहाँ वोल्टेज है उससे वो अहेड है। मीन्स जब कैपेसिटर पर मैक्सिमम वोल्टेज होता है यानी पीक वैल्यू होती है, करंट उससे π/2 पहले ही फेज में अहेड वो पीक वैल्यू पर आ जाती है। रजिस्टर में क्या होता है? रजिस्टर के क्रॉस करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, ये वैसे ही रहेंगे। तो अगर इनके एक साथ हम फेजर्स ड्रा करें या वेरिएशन ड्रा करें तो क्या होगा? तो एक तो हम वेरिएशन भी ड्रा कर सकते हैं। आइए पहले ये देख लेते हैं कि इनके वेरिएशन क्या हैं। यहाँ पर ये टाइम एक्सिस, तो यहाँ पर हम करंट और वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि वोल्टेज कैसा है। ये वोल्ट तो तीनों के क्रॉस है, या कहें कि तीनों का रिजल्टेंट है, या यही कहें कि यही वोल्ट तीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका क्या फेज होगा? रिजल्टेंट फेज है। ये करंट के साथ इनके फेजेस क्या हैं, और उस वही करंट तो एक ही है, चाहे पूरे सर्किट की करंट की बात करें, चाहे एक एक अलग अलग बात करें, करंट तो एक ही है। तो उस करंट का इसके साथ क्या फेज रिलेशन है? π/2 लैगिंग वाला। और ये क्या इसके साथ, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसके साथ करंट का क्या रिलेशन है? π/2 अहेड वाला। इसके साथ इसमें इस कंपोनेंट में करंट का के साथ वोल्टेज का क्या रिलेशन है? साथ साथ वाला, पैरेलल वाला। ये एक साथ वाला, सेम फेज वाला है। तो ये तीनों मिलकर के इस वोल्टेज के साथ इस करंट का क्या फेज बनता है? ये इसके में मिलता है, वही हमको चाहिए, वही चाहिए। ठीक, तो तीनों को मिला करके देखेंगे। ये तीनों की अपनी अपनी वैल्यूज़ भी डिसाइड करेंगी कि ये फेज रिलेशन कैसा होगा। तो आइए, करंट का एक ही फेज है, वो कोई भी फेज हो सकता है। वोल्टेज का फेज देखते हैं। ये अप्लाइड वोल्टेज है, इसका फेज अगर कुछ इस तरह है, मान लेते हैं इसका फेज यूँ ऐसा है, जीरो वैल्यू पर जीरो है, क्योंकि ये साइन ओमेगा टी लिखे हैं, Vm साइन ओमेगा टी। तो इसका वेरिएशन अगर ड्रा करेंगे तो यहाँ पर इस तरह, ओके, ये 1.5 साइकिल। अब कहें कि 1.5 साइकिल क्यों ड्रा करते हैं? 1 साइकिल ही ड्रा कर देना चाहिए, 2 साइकिल ड्रा करना चाहिए। तो ठीक है कि स्पेस की बात है, यहाँ पर जितना जगह था मैंने ड्रा कर दिया, थोड़ा दिखने लायक होना चाहिए। तो ये तो कौन सा फेज है? इसका फेज है, रिजल्टेंट का, या ये कहे कि जो ओवरऑल जो अप्लाइड वोल्टेज है उसका है। अब यही यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू V है, और Vm कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू है Vm। ओके, इसकी वजह से करंट क्या है, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे चल सकती है, जो भी होगा। तो हम करंट का फेज कैसा ड्रा कर रहे हैं? हो सकता है कि थोड़ा सा अहेड हो या थोड़ा लैग करे, ये भी हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि वो लैग कर रही है, करंट क्या है, लैग कर रही है, ऐसा ही मान ले, कुछ हो रहा होगा जो भी। अब करंट लैग करेगी तो इसको इस टाइम पर वोल्टेज का क्रेस्ट आया है ना, यहाँ पर वोल्टेज का क्रेस्ट आया है, तो करंट का क्रेस्ट क्या आएगा? थोड़ा बाद में आएगा, टाइम एक्सिस पर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा हम ऐसे ही एज्यूम कर लिए, इमेजिन कर लिए कि हाँ ये करंट का फेज है, ऐसे थोड़ा बाद में आया, करंट का क्रेस्ट थोड़ा बाद में आया। मान लेते हैं करंट का फेज है, ये V है, V इक्वल्स Vm साइन ओमेगा टी। करंट कुछ है, इसका फेज कोई अलग रिलेशन है, ठीक है। मान लेते हैं वोल्टेज से क्या है, वो कुछ फाई रिलेशन, फाई फेज
डिफरेंस है उससे, ठीक है। आई इक्वल्स आई एम साइन ओमेगा टी, ओके, प्लस फाई माइनस फाई, जो भी प्लस फाई, फाई की वैल्यू प्लस या माइनस हो सकती है, फाई हमने लिख दिया, ओके। से ये ऐसा है, तो यहां पर जो वोल्ट है इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा वो करंट से कितना होता है, पाई बाय 2 ऐड होता है। तो जो VL होगा, ओके, जो VL है, देखिए करंट का क्रेस्ट यहां आ रहा है ना, तो इससे पाई बाय 2 पहले ही फेज में L के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका क्रेस्ट आ जाएगा। तो L के क्रॉस वोल्टेज का क्रेस्ट पहले आएगा, तो इसे पाई बाय 2, पाई बाय 2 का मतलब कि देखिए यहाँ से यहाँ क्या होता है, पाई बाय 2, ये गैप, ये पाई बाय 2 वेरिएशन करस्पॉन्डिंग होता है, ये भी पाई बाय 2 डिफरेंस से करस्पॉन्डिंग होता है, ये पाई बाय 2 डिफरेंस से करस्पॉन्डिंग होता है, ये इतना भी गैप क्या होता है, पाई बाय 2 डिफरेंस से करस्पॉन्डिंग होता है। ये टाइम का गैप है, ये है तो टाइम का गैप, लेकिन इतना जो टाइम है ये कितना है, T/4 टाइम। ये इतना टाइम किस टाइम इंटरवल के करस्पॉन्डिंग है, T इक्वल्स T/4, ऐसा है। तो ये किसके इक्वलेंट है, पाई बाय 2। करंट का क्रेस्ट तो यहीं पर आया है ना, करंट का क्रेस्ट यहां पर आया है, तो उससे पाई बाय 2 कहां आएगा, उससे पाई बाय 2 यहां पर देखिए, ये है ना, ये है, यहां पर क्रेस्ट होगा VL का, और ये यहां आएगा, ये हो जाएगा VL का वेरिएशन। तो ये क्या है, जो VL है, तो ये VL है, बस केवल हम VL लिखते हैं, अभी बार बार फेज लिखना ठीक नहीं है, हालांकि इस करंट वाले से पाई बाय 2 अहेड है, ओके। और कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, करंट से वो क्या होगा, लैग करेगा, वो पीछे होगा, बाद में होगा। तो यहाँ पर करंट का ये यहाँ से क्रेस्ट आ रहा है, तो उसका क्रेस्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये क्रेस्ट आएगा, ओके, ये क्या है, VC है। तो देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड वेरिएशन दिख रहा है ऐसे। तो ये अब इसको अगर हम फेजर में ड्रा करें तो हमें इसको हम ड्रा करें चाहे ना करें, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हमें फेजर में जो सिंपल दिखने में दिखता है वो हम ड्रा कर सकते हैं। तो करंट से कंपेयर करेंगे, तो देखिए करंट का क्या है, ब्लू वाला, तो करंट वाले के रिस्पेक्ट में हम VL कौन सा है, ये वाला है जो गोल्डन येलो है, जो येलो है क्या है, VC का वेरिएशन है, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका वेरिएशन है, तो उसी को हम यहाँ ड्रा करते हैं। फेजर के बारे में हमने बात कर लिया है काफ़ी, अभी हम सीधे ड्रा करते हैं, तो वो देखिए कैसा हो। तो देखिए करंट का फेजर हमने ड्रा कर लिया, ये चाहे अब वो अहेड हो, लैगिंग हो, जैसा भी हो, किससे क्या है, हम ये करंट का फेजर है, देखिए। तो यहां पर क्या है, करंट का फेजर है, तो समझ रहे हैं अभी अभी करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की अभी वैल्यू, ये तो जो ये लेंथ है, फेजर की लेंथ क्या होती है, करंट के फेजर का जो मैग्नीट्यूड है या लेंथ है वो किसके इक्वल है, कौन सी वैल्यू के, ये जो पीक वैल्यू है ना, क्रेस्ट की जो हाइट है वो है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, हम जनरली ऐसा लिखते हैं, कहीं पर लिख दें ये इधर की ओर, ठीक है, आई, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें हटाने की, हो सकता है, तो आई क्या है, ये IM है, आई का मैग्नीट्यूड, जो फेजर का मैग्नीट्यूड है ये वाला, वो IM के इक्वल है। अभी जो ये यहां पर है, आई की अभी भी वैल्यू ये है, अगर इसका फेजर यहां है करंट का, तो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये है ना, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू कोई भी हो सकती है, ऐसे ऐसे बना दिया तो क्या है, ऐसा अगर मान लेते हैं करंट ऐसे बनाया हुआ है, तो अभी क्या है, मान लेते हैं हम यहाँ पर इस टाइम पर देख रहे हैं, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है क्या है, इसको आई बोलेंगे, ये वैल्यू क्या है, IM है। तो ये जितनी लेंथ है या जितनी हाइट है या ये जितनी वैल्यू है, वही ये वैल्यू है।
तो फेजर को बोलते हैं ना कि करंट के फेजर का मीनिंग क्या हुआ, दिस इज अ रोटेटिंग यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू पीक वैल्यू ऑफ करंट, है ना। इस वैल्यू के इक्वल लेंथ का या मैग्नीट्यूड का एक यूनिफॉर्मली रोटेटिंग वेक्टर है, ठीक, जिससे इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, उसका प्रोजेक्शन कहां पर, वर्टिकल एक्सिस पर। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो आई है। हाँ, अब अलग बात है कि आप ऐसे टाइम इसको देख रहे हैं करंट की वैल्यू को कि यहां पर इस टाइम पर आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम मिलेगा, उस समय फेजर कहां होगा, यहां पर होगा। इसके बाद और ये इधर चला गया रोटेट करके, तो फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, कम वाली ये वैल्यू दिखेगी। फिर और रोटेट कर गया तो ये वैल्यू दिखेगी। ये रोटेट करता हुआ यहाँ आ गया तो फिर क्या वैल्यू दिखेगी, फिर ये जीरो दिखेगी। ये और नीचे गया रोटेट करता हुआ तब ये निगेटिव वैल्यू दिखेगी, और निगेटिव ऐसे वैल्यू दिखेगी। तो यहां पर ये जो फेजर है एक करंट का फेजर है, यही करंट हर जगह है, यहां भी, यानी अगर अभी करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर इतनी है तो इतनी करंट अभी यहां भी उतनी है, यहां भी उतनी है, यहां भी उतनी है, यहां हर जगह उतनी ही करंट है, ओके। लेकिन वोल्टेज अभी क्या होगा, यहां पर कुछ और, यहां के क्रॉस कुछ और, यहां के क्रॉस कुछ और होगा, क्योंकि वो फेज में अलग है। अगर हम मान लेते हैं कि इस समय देखिए, अगर हम करंट, ये फेजर यहां चला गया करंट का, इस समय करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, जो आप देख रहे हैं इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, आप देख रहे हैं करंट की मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं, तो यहां मैक्सिमम है, यहां मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम है। तो उस समय यहां का वोल्टेज क्या होगा, यहां का वोल्टेज क्या होगा, यहां का वोल्टेज क्या होगा, उस समय यहां का वोल्टेज देखिए क्या होगा। अगर यहां करंट मैक्सिमम है तो उस इंस्टेंट पर एल के क्रॉस वोल्टेज क्या है, जीरो। सी के क्रॉस वोल्टेज क्या है, जीरो। आर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। हमने आर के क्रॉस यहाँ ड्रॉ ही नहीं किया है, इतना ये डेंस हो गया है कि आर के क्रॉस वोल्टेज हमने ड्रॉ ही नहीं किया है। तो आर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट के साथ साथ है, देखिए ये ऐसा, ओके। जो वोल्टेज का फेजर है रेजिस्टेंस के क्रॉस, वो भी इसी के फेज में है। जब ये घूम के यहां आएगा तो करंट मैक्सिमम होगी, तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम जिस इंस्टेंट पर होती है ना, जिस इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है उसी इंस्टेंट पर रेजिस्टेंस में वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज का फेज है, करंट का फेज, दोनों सेम होते हैं। तो जब फेजर, करंट तो एक ही है सब में, जब ये फेजर यहां घूम के जाएगा तो करंट की वैल्यू हर जगह मैक्सिमम होगी, लेकिन वोल्टेज की जगह वैल्यू मैक्सिमम केवल एक ही जगह होगी, रेजिस्टेंस के क्रॉस। यहां भी जीरो होगी, यहां भी जीरो होगी, ऐसा होगा। तो देखिए, तो वोल्टेज यहां पर, ये तो आई का फेजर है और ये क्या है, याद रखिए हमको करना क्या है, हमें जो फाइंड आउट करना है वो फेजर डायग्राम सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, किसका, हमें करंट और वोल्टेज के बीच, हमें करंट और वोल्टेज के बीच फेज रिलेशन पता करना है, हमें यही सॉल्यूशन देखना है। तो ये कौन सा, ये फेजर किसका है, ये फेजर वोल्टेज फेजर है। कौन सा फेजर है, आर के क्रॉस, रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फेजर है, ओके। और करंट से 90 डिग्री अहेड क्या होगा, इंडक्टर क्रॉस वोल्टेज होगा। तो अहेड का मतलब इसका फेजर 90 डिग्री उससे आगे चला गया होगा, तो इसका फेजर देखिए 90 डिग्री आगे जाने का मीनिंग क्या है, ये ऐसा होगा, ये एल के क्रॉस, ठीक है, ये वीएल है, एल के क्रॉस वोल्टेज। तो एल क्रॉस वोल्टेज का फेजर है, इसका मतलब क्या हुआ, एल के क्रॉस, इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो सकता है, इसकी लेंथ के इक्वल। वो तब मैक्सिमम नहीं होगा जब करंट मैक्सिमम है, क्या होगा, 90 डिग्री पहले या t/2 टाइम पहले। कौन सा t/2, ये वाला, t/4 टाइम पहले, t/4 टाइम पहले, जो वो टाइम क्या है, पूरा पीरियड है वोल्टेज का, उसके पहले होगा।
और करंट से ही क्या है, 90 डिग्री पीछे किसका वोल्टेज है, कैपेसिटर का, पीछे है, 90 डिग्री पीछे है। यही जब ये करंट का फेजर यहाँ पहुँचेगा ना, तो सभी एक ही रेट से टर्न कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो वोल्टेज वाला उसके 90 डिग्री बाद पहुँचेगा, ठीक है। तो वोल्टेज और 90 डिग्री बाद पहुँचेगा तो ये कहाँ होगा, कैपेसिटर वोल्टेज वाला उससे 90 डिग्री बाद पहुँचेगा, ये यहाँ है। तो ये क्या है, VC है, ठीक। ये कितनी लेंथ है, ये लेंथ इस वेक्टर की कितनी है, C के क्रॉस जो वोल्टेज है उसका पीक वैल्यू। कौन सी पीक वैल्यू, ये वाली। ये क्या है, ये जो वैल्यू है वो कौन सी है, VCM है, ठीक है। M मैक्सिमम वैल्यू, C के क्रॉस मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये यहीं पर लिख देते हैं, ये कौन सी वैल्यू है, VCM, ठीक है। C के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है ये, और ये क्या है, ये जो लेंथ है VLM, इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है ना, वो यही है। अब देखिए VR यहां, VL यहां, VR यहां, VC यहां, ओके, और VL यहां। तो इन तीनों को हम एक साथ देखें तो तीनों वोल्टेजेस का जो रिजल्टेंट है, ये वेक्टर है ना, वोल्टेज वेक्टर नहीं है, लेकिन वोल्टेज के जो करस्पॉन्डिंग फेजर हैं वो वेक्टर के फॉर्म में दिखाया गया है। ये वेरिएशन हम फेजर से ही लिए हुए हैं, फेजर नाम दिए हुए हैं, तो ये फेजर वेक्टर्स हैं, उनके एक एनालॉजी से लिया हुआ है। वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि फेजर्स क्या होते हैं, जब फेज पढ़ा रहे थे। आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फेजर्स जब बात कर रहे थे तो, क्योंकि इस पर जितना ज़्यादा डिस्कस करेंगे आप कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए पहले वो देखना है, इसके बाद इनके रिलेशन देखने हैं। तो तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कौन सा मिलेगा, फिर हमें इस रिजल्टेंट वोल्टेज का फेजर मिलेगा, क्योंकि यही वोल्टेज यहाँ लगा हुआ है, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और जो तीनों का रिजल्टेंट है हमको यही मिल रहा है। तो ये जो मिल रहा है वो क्या है, जो VC है वो C के क्रॉस वोल्टेज है का मैक्सिमम है, ओके। जो VL है ये क्या है, VLM, जो इंडक्टर क्रॉस वोल्टेज है वो है, और जो VR है तो जो इन तीनों फेजर्स, वोल्टेज फेजर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा, देखिए VL और VC, VL और VC यहाँ पर, VL और VC ये है, VR यहाँ है, तीनों का रिजल्टेंट देखिए क्या हो जाएगा। पहले VL और VC को का रिजल्टेंट लीजिए, अगर VL प्लस VC करेंगे तो क्या होगा, आप जानते हैं वेक्टर एडिशन। VL को ड्रा करेंगे, इसके हेड से VC यहाँ ले आएंगे, देखिए इसको उठा के यहाँ ले जाइए, VL पहले ड्रा करिए, इमेजिन करिए, VC को यहाँ से उठा के यहाँ लेके जाइए, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर, तो क्या मिल गया, रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ मिलता है, पहले वाले की स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरे वाले के लास्ट तक। तो पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट यानी VL का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, और यहाँ से पूरा खींच लिया, पहले वाले के लास्ट पॉइंट से दूसरे वाले का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखना है, यहाँ पर रखना है, हेड टू टेल मेथड जो बोलते हैं यहाँ रखना है। और लिखते हैं ना कि एक वेक्टर ऐसा है, देखिए एक वेक्टर ये ऐसे है, दूसरा वेक्टर यहाँ पर है, दूसरा स्टार्ट करते हैं तो दूसरे वाले का लास्ट पॉइंट है, तो पहले वाले के शुरुआत से दूसरे वाले के लास्ट तक ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, रिजल्टेंट आएगा। तो ये रिजल्टेंट आएगा। तो अगर वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर बी है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये रिजल्टेंट आएगा। तो पहले वाले के स्टार्टिंग पॉइंट से और दूसरे वाले के फाइनल पॉइंट से, स्टार्टिंग से फाइनल, ये रिजल्टेंट मिलता है। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि पहले वाले का स्टार्टिंग यहाँ है, ये यहाँ से यहाँ, तो पहले वाले के स्टार्टिंग से लास्ट पहुँच गए, वहाँ से दूसरा वाला वेक्टर स्टार्ट कर दिए, दूसरा वेक्टर कौन सा ये है, उसको यहाँ से स्टार्ट कर दिए, यहाँ से
अब दूसरे वाले का टिप कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, तो रिजल्टेंट क्या हुआ, पहले वाले के स्टार्टिंग से दूसरे वाले के फाइनल पॉइंट तक। दूसरे का फाइनल पॉइंट कहाँ आ रहा है, यहीं आ रहा है ना। तो ये जो मिल गया आपको, ये यहाँ पर जो मिल गया ये वाला, ये पॉइंट मिल गया, ये क्या है, इसको लिखते हैं VL प्लस VC। ये वेक्टर इतना सम है, और वास्तव में देखा जाए इसकी लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। लेकिन लिखते कैसे हैं, एक्चुअली क्या है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट है। VL और VC का रिजल्टेंट इतना ही बड़ा है। देखिए VL बहुत बड़ा है, VC थोड़ा उससे छोटा है, और दोनों अपोजिट हैं, इसलिए दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऐसे छोटा आ गया। तो दोनों ऐड हो गए। अब तीसरा ऐड कर दें VR, तो VL प्लस VC प्लस VR, इन तीनों को ऐड करने पर क्या मिल रहा है, ये यहां से पैरेललोग्राम लॉ आप जानते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ये इस तरह होता है, यहां पर ये कुछ तो ये जो वेक्टर मिला, देखिए ये VL प्लस VC होगा, ये VR हो गया। तो VL प्लस VC में VR ऐड करेंगे तो ये रिजल्टेंट कहां जाएगा, ये रिजल्टेंट यहां आएगा। ये कौन सा हो गया, ये V हो गया, और ये V कौन सा है, ये V इस वाले वोल्टेज का फेजर है। ये जो टोटल वोल्टेज है, या यही जो लगा है कॉम्बिनेशन के क्रॉस लगा है ना, रिजल्टेंट वही ना है, या तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कहिए, या इन तीनों का रिजल्टेंट क्या है, ये V है। तो इन VL VC VR के जो फेजर्स हैं, उन फेजर्स का रिजल्टेंट जो आएगा, तो इस वोल्टेज का फेजर ही आता है, V है। तो एक्चुअली जो V है वो है क्या, ये V का मैग्नीट्यूड क्या है, VM। कौन सा VM, ये जो VM है, और वो यहां पर कहां है, ऐसा VM, ये दिख रहा है ना, ये VM है, ठीक। तो VRM देखिए ये यहां है, इतना बड़ा है VRM, या यहां VCM ये है, VLM इतना है ना। जो VLM है ये ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए यहां पर ये क्या है, VLM है, L के क्रॉस जो वोल्टेज है ना, ये VLM, और यहां पर क्या है, ये V है, VL। ओके, यही रिजल्टेंट है। अब ये क्या है, देखिए ओवरऑल करंट के फेज से आगे है ना, करंट के फेज से आगे रिजल्टेंट वाला। तो इसका मतलब कि डोमिनेट कौन कर रहा है, यहाँ इंडक्टिव नेचर डोमिनेट कर रहा है, और रिजल्टेंट वोल्टेज का जो फेज है, वो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो करंट से फेज में आगे है, थोड़ा आगे चला गया है। यानी उसका, क्योंकि ये फेजर यहां पहुंचेगा तो उसका पीक आएगा, तब तक ये नहीं पहुंचा होगा। इस रिजल्टेंट वोल्टेज का मैक्सिमम पहले आएगा, और जो करंट है, जो ब्लू वाला है ना, वो करंट है, करंट का फेजर है, वो जब यहाँ पहुंचेगा तो करंट का मैक्सिमम आएगा। तो करंट का मैक्सिमम बाद में आएगा, और रिजल्टेंट वोल्टेज का मैक्सिमम पहले आ जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है, ऐड है। इसलिए बोलते हैं कि ये जो वोल्टेज है वो करंट से ऐड है। तो इसी करंट वोल्टेज का जो के बीच एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल, ये जो एंगल है वही क्या है, फाई है। फाई नेगेटिव है, करंट अब पीछे, ठीक। फाई नेगेटिव है ना भाई, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में मेजर करेंगे करंट का फेज, तो क्या हो जाएगा, तो करंट क्या है, फेज में पीछे है, तो फाई की वैल्यू इधर, हम वोल्टेज से करंट की ओर जाएंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ये फेजर डायग्राम है, और हमें फाई मिल गया, इस तरह दिख रहा है कि फाई यहाँ पर है, ये डिफरेंस है, और वो फाई इनके टर्म्स का यूज़ करके फाई की वैल्यू निकाली जा सकती है, कितना है। तो यही तो हम चाह रहे हैं कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज डिफरेंस पता हो जाए, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज के फेज डिफरेंस पता करने का ये तरीका है। ये फाई अभी फिगर में दिख रहा है, ये पिक्चरली तो शो कर दे रहा है कि यहाँ पर ये फेज डिफरेंस है, और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में क्या है, करंट वाला पीछे है।
तो ये फाई क्या होगा, निगेटिव होगा। और फाई कितना होगा, हम ये लेंथ और ये लेंथ इनके रेशियो के टर्म्स में निकाल लेंगे। ये लेंथ वी एल वी सी सब दिख रहा है, तो एल की वैल्यूज़ ये सब आप देख ही पाएंगे। तो यहाँ पर हम आइए देखते हैं। तो जो इंस्टैंटेनियस वोल्टेजेस हैं, फेज वोल्टेजेस हैं, मैक्सिमम वैल्यू है, सब यहाँ लिखा हुआ है, और उन्हीं के टर्म्स में फिगर से ही हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड फाइनल वोल्टेज, अप्लाइड या इसको क्या बोल रहे हैं, रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज एंड करंट, ओके, एंड resulting current can be obtained from given phasor diagram, ओके। तो यहाँ पर सब जो मैग्नीट्यूड्स हैं फेजर्स के और उनके ओरिएंटेशंस हैं वो दिए हुए हैं, ओके। सो ओरिएंटेशन and magnitudes of voltages, ये किसके अक्रॉस, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर, ठीक है ना, वोल्टेजेस अक्रॉस इंडक्टर ओके, कैपेसिटर एंड resistor are okay marked or given and phi represents phase difference okay between applied voltage and current, ओके। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हम V और I जनरली हम लिख सकते हैं कि ये V और I का रिलेशन क्या है, ये भी, और इफेक्टिव अपोजिशन क्या है ये भी लिख सकते हैं। तो पहले तो हम यही देख लें कि यहाँ पर जो दिख रहा है इस फेजर डायग्राम में ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ VL प्लस VC, इसी का मैग्नीट्यूड है ना, ये VL प्लस VC है, इसी की लेंथ क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये जितना ये है उतना ही है, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ VL प्लस VC ये है, और ये तो V है जो रिजल्टिंग वोल्टेज का फेजर है, Vm के इक्वल है, रिजल्टिंग वोल्टेज का फेजर देखिए यहाँ लिखा हुआ ना, Vm के इक्वल है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू अभी भी वैल्यू कितनी है, अभी भी इतनी वैल्यू है, ये यहाँ से यहाँ तक अभी ये वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, Vm ये इसकी लेंथ के बराबर है, और अभी वैल्यू इसकी लेंथ के इक्वल है, ठीक है ना। क्या है, वर्टिकल एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन होता है ना वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। तो इस फिगर से कहाँ क्या मिल रहा है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ V स्क्वायर अगर देखा जाए तो वी हैव फ्रॉम वेक्टर लॉ, फ्रॉम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स
ये V इक्वल्स VL प्लस VC प्लस VR, ये कह सकते हैं, यही तो लिखते हैं कि VL VC VR तीनों का रिजल्ट क्या है, यही ना। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ V, ये वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड प्लस स्क्वायर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, यही तो होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल वाले रूल से। ये देखिए 90 डिग्री है ना, ये तो 90 डिग्री है ही है, तो वो भी 90 होगा, क्योंकि ये करंट के फेजर, करंट का फेजर से 90 डिग्री आगे है वोल्टेज का फेजर इंडक्टर के क्रॉस, तो VL वाला करंट वाले फेजर से कितना होगा, आगे होगा, 90 डिग्री आगे होगा, तो इसलिए लिखते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सो VR के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये देख रहे हैं ना, ये वाला VR रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है ना, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस और मैग्नीट्यूड कितना है, VL प्लस VC, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां पर इसको हम क्या लिख रहे हैं, VM, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, VM है, वो ये वैल्यू है जो अप्लाइड वोल्टेज का पीक वैल्यू है, वही है VM ओके, VRM स्क्वायर प्लस, देखिए VL प्लस VC का मैग्नीट्यूड क्या है, VL प्लस VC, ये VL प्लस VC है ना, VL प्लस VC है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, VL का मैग्नीट्यूड माइनस VC का मैग्नीट्यूड, वही तो है, दोनों का मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। ये चीज़ क्या है, ये दोनों का वेक्टर्स का एडिशन है, लेकिन जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आएगा, और रिजल्टेंट ऐसा कॉम्बिनेशन ही हो रहा है वो, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो इसका रिजल्टेंट है, देखिए क्या हो जाएगा, ये VLM माइनस VCM। अब इसमें से जो बड़ा हो, अगर यही बड़ा होता ना, ये छोटा होता, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, VCM माइनस VLM, ऐसा लिखते, तो वो चलेगा, क्योंकि स्क्वायर है, वो कोई भी माइनस हो कोई प्लस हो चलेगा। ये हो, एक चीज और होगा कि VM क्या है, VM तो है ही है, जो अप्लाइड वोल्टेज का मैक्सिमम है। VRM क्या है, R के क्रॉस जो पीक वैल्यू है वोल्टेज की, वो है, वो कहाँ है, ये यहाँ है, देखिए ये यहाँ पर है ना, या ये यहाँ पर जो R के क्रॉस ये है ना, थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा हो सकता है, वीडियो में क्लियर हो रहा हो, ये वैल्यू VRM है, R के क्रॉस वोल्टेज। ये किसके इक्वल होता है, क्योंकि V इक्वल देखिए होता है IR, आप लिखते हैं, VM क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है, तो ये मैक्सिमम करंट इनटू R ऐसा होगा, ठीक है। तो VRM इक्वल्स R के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, इक्वल्स IM, करंट तो एक ही है, वोल्टेजेस 3-4 दिख रहे हैं, करंट एक ही है, ठीक है। सबके क्रॉस वोल्टेज अलग अलग फेज में भी हैं, और करंट सब में एक ही है, एक ही फेज में है, तो ये R हो जाएगा। और VLM क्या है, VLM देखिए इंडक्टर क्रॉस वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, IM XL। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी ओम में होता है ना, तो IX। अब ये अलग बात है कि जब करंट मैक्सिमम होता है ना, करंट की वैल्यू जब मैक्सिमम होती है, पीक होता है, तब L के क्रॉस वोल्टेज 0 होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस समय करंट मैक्सिमम है उसी समय का ये वोल्टेज है, ऐसा नहीं है। वोल्टेज कब मैक्सिमम होता है, बाद में या पहले, लेकिन ये मैक्सिमम वाली वैल्यू है जब भी मैक्सिमम हो रहा। जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए जो VLM है वो कब मैक्सिमम हो रहा है, ये कौन सी वैल्यू VLM है, ये वाली वैल्यू क्या है, VLM है ना, देखिए ये क्या है, VLM यहाँ लिखा हुआ, ये यहाँ पर ये वैल्यू VLM है। तो ये मैक्सिमम कब होता है,
करंट जब जब जीरो है, जब करंट मैक्सिमम है तो VL जीरो है, और जब करंट जीरो है तो VL क्या है, मैक्सिमम है, तो VLM है, ऐसा है। तो ये एक बड़ी चीज है। तो ये मैक्सिमम करंट का, ये मैक्सिमम L के क्रॉस वोल्टेज है, इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है। फिर से बता देना, ये करंट का मैक्सिमम वैल्यू है, वो सबके लिए कॉमन है सीरीज में, और ये VLM क्या है, इंडक्टर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है, यानी पीक वैल्यू है। ये अलग टाइम पर है, ये अलग टाइम पर है, दोनों के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। टाइम के हिसाब से क्या होगा, T/4, यानी ये गैप है। लेकिन करंट का मैक्सिमम और वोल्टेज के मैक्सिमम में रिलेशन यही है। तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि जिस समय करंट मैक्सिमम उसी टाइम वोल्टेज मैक्सिमम होगा इंडक्टर के क्रॉस, ऐसा नहीं है। दोनों की मैक्सिमम वैल्यूज के बीच ये रिलेशन होल्ड करता है, ऐसा है। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा, VCM, यहां पर भी वही बात, ये क्या है, IMXC। तो यहां पर VCM कैपेसिटर के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है, ये मैक्सिमम करंट है। यहां पर भी वही होता है, करंट ऐड होती है, जब करंट का पीक वैल्यू आती है ना, तो उस समय C के क्रॉस वोल्टेज जीरो होता है। जब C क्रॉस वोल्टेज पीक आता है तो करंट उसमें जीरो होती है और करंट ऐड होती है। लेकिन ये अलग टाइम पर मैक्सिमम आता है, करंट अलग टाइम पर मैक्सिमम होती है, लेकिन दोनों के मैक्सिमम वैल्यूज के बीच ये रिलेशन है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यहाँ ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो ये होगा। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर अब ये इसको अगर रखते हैं VM, सो VM इक्वल्स रूट IM स्क्वायर R स्क्वायर, IM स्क्वायर R स्क्वायर। VLM क्या है, IMXL, IMXL माइनस ये क्या है, IMXC, IMXC, और ये क्या है, स्क्वायर, ऐसे। अब देखिए अगर हम कॉमन लें यहां से, तो IM स्क्वायर, यहां पर भी इस ब्रैकेट से IM स्क्वायर कॉमन होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, IM स्क्वायर कॉमन होगा तो स्क्वायर रूट के बाहर है ना, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो IM हो जाएगा। यहाँ पर भी IM कॉमन होगा, तो यहाँ स्क्वायर है ऊपर ना, देखिए ये क्या है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ आएगा और इसमें से बाहर आएगा तो क्या होगा, कॉमन होकर के, तो फिर IM होगा, और ये इतना होगा प्लस XL माइनस XC स्क्वायर। अब देखिए IM, VM अपन IM कर लें। अब ये VM है, ये मैक्सिमम वैल्यू किसका है, अप्लाइड वोल्टेज का, अभी जो मिटा दिया वहां पर था लिखा हुआ, अप्लाइड वोल्टेज का मैक्सिमम है, जो रिजल्टेंट वोल्टेज था ना अप्लाइड, उसका मैक्सिमम है। ये रिजल्टिंग करंट का मैक्सिमम है। ये भी अलग अलग टाइम पर आते हैं। देखिए ये करंट का फेज है, ये पूरे वोल्टेज का फेज है, रिजल्टेंट का फेज है, दोनों में डिफरेंस है। तो यहां पर इस फिगर में, इस अरेंजमेंट में, जहां VL बड़ा है VC से, उसमें यही आएगा कि V क्या होगा, रिजल्टेंट वोल्टेज फेज में आगे होगा। तो ये भी अलग टाइम पर आ रहा है, इसका भी मैक्सिमम अलग टाइम पर आएगा। ये अब बस अभी थोड़ी देर घूम करके यहाँ पहुंचेगा ना, तो इसका वोल्टेज का मैक्सिमम आ जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज का मैक्सिमम आ जाएगा, पीक वैल्यू आ जाएगी, और करंट अभी पीछे रहेगा, करंट का मैक्सिमम उसमें नहीं आएगा। तो ये करंट का मैक्सिमम, ये वोल्टेज का मैक्सिमम, ये भी अलग अलग टाइम पर आते हैं, लेकिन इन दोनों का रिलेशन क्या बताएगा, रिजल्टेंट करंट का मैक्सिमम, रिजल्टेंट वोल्टेज का मैक्सिमम, तो इनका दोनों का रेशियो क्या होगा, ये रिजल्टेंट अपोजिशन को बताएगा। ठीक, रिजल्टेंट अपोजिशन मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है, ओम, यानी रेजिस्टेंस टाइप की कोई चीज होगी, अपोजिशन है, वो अपोजिशन किसकी वजह,
कौन कौन है पोजीशन में, इंडक्टर भी है वो भी अपना पोजीशन ऑफर कर रहा है, कैपेसिटर भी है वो भी अपना पोजीशन ऑफर कर रहा है, रजिस्टर भी है वो भी अपना पोजीशन ऑफर कर रहा है। तो इंडक्टर के अपोजिशन को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर के अपोजिशन को क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रजिस्टर के अपोजिशन क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तीनों का कंबाइंड जो अपोजिशन आएगा वो रिजल्टेंट वोल्टेज और रिजल्टेंट करंट के रेशियो से देखा जाएगा। सो वी एम अपन आई एम, दिस रेशियो विल गिव, इट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट और इफेक्टिव अपोजिशन ऑफ द सर्किट, LCR कॉम्बिनेशन सीरीज, LCR सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसा आएगा। ठीक है। सो दिस गिव्स के R² प्लस XL माइनस XC², ठीक, ऐसा होगा। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड, डेफिनेटली इसके डायमेंशंस क्या हैं, रेजिस्टेंस के हैं, ठीक है, अपोजिशन के हैं। यानी ओम जहां पर होगा यूनिट वहां क्या होगा, वोल्ट अपॉन करंट होगा, मीन्स वो अपोजिशन है रिजल्टेंट। सो ये जो रेशियो है क्या है, ये ओम में है। सो लेफ्ट हैंड साइड हैज, तो वो भी ओम में होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्लियरली indicates the dimensions of resistance, ठीक है ना। रेजिस्टेंस का मतलब अपोजिशन, ये हो जाएगा। तो इसलिए इसका मतलब Vm/Im क्या होगा, ये रिजल्टेंट वोल्टेज है, इफेक्टिव वोल्टेज अप्लाइड और रिजल्टिंग करंट है। तो ये क्या ये रेशियो रिप्रेजेंट करेगा, सर्किट के LCR सर्किट है ना, LCR सीरीज कॉम्बिनेशन के इफेक्टिव अपोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो Vm हियर, Vm डिवाइडेड बाय Im, ओके, will represent the effective opposition offered by series combination of inductor, capacitor and resistor, inductor, capacitor and resistor, ठीक है। और इस अपोजिशन का को नाम देते हैं इम्पीडेंस। इम्पेड करना भी अपोज करना या रोकना जैसा होता है, तो इम्पीडेंस, ओके। सो दिस अपोजिशन इज नेम्ड इम्पीडेंस, ओके। सो दिस इफेक्टिव अपोजिशन is named as impedance. This is impedance of the circuit, ठीक है। and it is denoted by Z, इसको, and it is denoted by Z. It is denoted by Z, ठीक है। तो Z क्या है, Z is Vm upon Im, के ऐसा है। और this implies that Z is equal to root R² plus
XL माइनस XC होल स्क्वायर। XL इक्वल्स ओमेगा L आप जानते हैं, XC इक्वल्स 1/ओमेगा C, ये भी आप जानते हैं। तो Z क्या हो जाएगा, देन Z इक्वल्स R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C स्क्वायर। और अब इसके बाद अगर इस सर्किट में देखिए, कह रहे थे ना कि यहाँ पर XC बड़ा है या XL बड़ा है, कोई भी हो सकता है। तो अगर VL बड़ा है तो सेम करंट है, तो VL बड़ा होने का मतलब XL बड़ा है। ओके, इफ VL magnitude of VL is greater than magnitude of VC, this implies that XL is greater than XC, तब सर्किट क्या होता है, इंडक्टिव नेचर का होता है। ओके, देन नेचर ऑफ सर्किट इज प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव। ओके, 1 कर देते हैं इसको, प्रीडोमिनेंटली इंडक्टिव। तो कुल मिला के इंडक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। और जो वोल्टेज होता है वो फाइनल वोल्टेज क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज करंट से ऐड होता है। ओके, इंडक्टिव। देन रिजल्टिंग करंट, ठीक है, करंट लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज, बिल्कुल होगा। और उसका उल्टा, इफ VL, जैसे ये इंडक्टिव नेचर का जो फेजर डायग्राम है, मैग्नीट्यूड ऑफ VC, ये क्या है, देन XL डेफिनेटली इट विल बी लेस देन XC, और जो सर्किट होगा वो क्या होगा, कैपेसिटिव नेचर का होगा। देन सर्किट विल बी प्रीडोमिनेंटली कैपेसिटिव। तब रिजल्टिंग करंट क्या होगी, अप्लाइड वोल्टेज से आगे होगी, हेड में, ठीक है ना, फेज में आगे होगी। देन यहां के बाद एक, ठीक, देन रिजल्टिंग करंट इज ahead of applied voltage, ठीक है ना, अप्लाइड वोल्टेज से वो आगे हो, ये होगा। ओके, और ये जो फाई है, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। थर्ड चीज क्या हो जाएगा, जो फाई अभी दिख रहा, ठीक, फ्रॉम फिगर देखिए क्या हो जाएगा, tan फाई क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ VL प्लस VC अपॉन क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ VR, यही ना, क्या होगा, ये अपॉन ही। तो क्या लिख सकते हैं इसको, VLM माइनस VCM अपॉन VRM, यही ना मैक्सिमम वैल्यूज, अभी भी वही लिखे हुए हैं। तब देखिए क्या होगा,
यहाँ पर tan phi आई एम एक्स एल माइनस आई एम एक्स सी अपॉन आई एम आर, सो और tan phi एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ये भी ये फॉर्म भी लिख सकते हैं। ये रिलेशन ग्राफिकली हम दिखा सकते हैं एक ट्रायंगल से, ठीक है। सो अबव रिलेशन ओके कैन बी रिप्रेजेंटेड graphically by a triangle। कैसे ट्रायंगल दिखा सकते हैं? देखिए, ये मान लेते हैं ये R, ये एक्स एल माइनस एक्स सी, ये ऐसे लिख सकते हैं। आप एक्स सी माइनस एक्सएल भी हो सकता है, कोई छोटा बड़ा ये वहाँ पर रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये क्या है, यहाँ पर ये जेड लिख दें, तब ये क्या है फाई, ठीक है। इसको दिखा सकते हैं रिलेशन को, तो फिर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स सी का स्क्वायर वही तो होता है जेड के इक्वल, तो वैसे दिखा सकते हैं। तो फाई के साथ तो tan फाई यहाँ पर, इसी को हम बोलते हैं इम्पीडेंस डायग्राम। दिस ट्रायंगल इज नोन एज इम्पीडेंस डायग्राम। दिस ट्रायंगल इज नोन एज इम्पीडेंस डायग्राम। इम्पीडेंस डायग्राम, ओके। ये तो जब भी इम्पीडेंस डायग्राम ड्रॉ करने आए तो फिर ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं। तो इस पार्ट में वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन ये मेरे लिए मजबूरी थी कि करना ही था, क्या कर सकते हैं। पूरी चीज़ एक बार बताने में आपको ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं। पढ़ाई का ये मतलब ही यही है, कभी थोड़ा सा भारी चीज़ें भी ढोनी पड़ती हैं। तो ओके, कोई बात नहीं, ये वीडियो ख़त्म हुआ और हम इसको ही रोकते हैं। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और उम्मीद है पूरा देखे ही होंगे, और फिर अपने सुझाव जरूर भेजिए, साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।